जय हिंद फ्रेंड्स, आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ में प्रमुख साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में, जिनमें सबसे पहले हम देखते हैं धर्मदास जी के बारे में। ये धर्मदास जी जो है ये कबीरपंथी होते हैं। इनकी रचना है जिसका नाम है बीजा, है ना। बीजा किसकी रचना है और इन्हें जो है धर्मदास जी को कबीरदास जी का उत्तराधिकारी माना जाता है छत्तीसगढ़ में, है ना। तो धर्मदास जी हो गए, उनकी रचना का नाम है बीजक। उसके बाद आप लोगों को पता है कि कलचुरी वंश में एक शासक होते हैं जिनका नाम होता है राज सिंह। राज सिंह के दरबार में एक कवि होते हैं जिनका नाम होता है गोपाल प्रसाद मिश्र, है ना। इन गोपाल प्रसाद मिश्र जी की कुछ रचनाएं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका खूब तमाशा, है ना। खूब तमाशा हो गया। उसके बाद हो जाता है आपका जयमनी अश्वमेध। उसके बाद होता है सुदामा चरित्र और भक्ति चिंतामणि, है ना। ये चार प्रमुख रचनाएं हैं उनके जीवन की। यदि वो क्या होते हैं कि अंतिम स्थिति में आते हैं, है ना, यानी कि जब वो जीवन के अंतिम पड़ाव में होते हैं तब वो एक नई रचना करते हैं जिसका नाम होता है राम प्रताप। लेकिन वो जो है यानी कि गोपाल प्रसाद मिश्र जी इस राम प्रताप रचना को पूरा नहीं कर पाते हैं, है ना। तो उनको पूरा करने का दायित्व पूरा आ जाता है उनके बेटे माखन मिश्र के ऊपर। माखन मिश्र जी ने क्या किया था, इस रचना को राम प्रताप को पूरा किया और एक नया नाम दिया जिसको बोला जाता है श्री नाग पिंगल छंद, है ना। क्या बोलेंगे इसको? श्री नाग पिंगल छंद विलास, है ना। इस नाम से इसको प्रकाशित किया गया, जो पहले राम प्रताप के नाम से जाना जाता था। उसके बाद अगले आते हैं खंडेराव, है ना। खंडेराव जी की दो रचनाएं हैं, एक का नाम है राधा विनोद, दूसरा है भक्ति विरुद्धावली, है ना। भक्ति विरुद्धावली और राधा विनोद। उसके बाद सबसे फेमस व्यक्ति आते हैं जिनका नाम होता है बाबू रेवाराम, है ना। बाबू रेवाराम आपको पता है ये हमारे कलचुरी वंश में लगभग कलचुरी वंश के इतिहास के बारे में इन्होंने बहुत कुछ बताया है ना। और इनकी दो रचनाएं हैं, एक का नाम है विक्रम विलास, दूसरे का नाम है रत्न परीक्षा। तथा इन्होंने एक रचना भी किया है ना। उस रचना का नाम क्या है? तो रतनपुर का इतिहास, रतनपुर का इतिहास, ठीक है। रतनपुर का इतिहास की रचना इन्होंने किया है बाबू रेवाराम ने, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के जो जाने माने हस्ती है ना, कौन? हीरालाल काव्य उपाध्याय, है ना। इन्होंने 1885 में एक व्याकरण लिखा था जिसको बोला गया छत्तीसगढ़ी व्याकरण, है ना। इस छत्तीसगढ़ी व्याकरण जो इतना बेहतरीन था जिसको एक अंग्रेजी, है ना, अंग्रेज जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1890 में अनुवाद करवाया था, ठीक है। वो कौन से? अंग्रेजी में, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में जो हीरालाल जी की रचना थी उसको अनुवाद कराया गया, है ना, 1890 में। उसके बाद आते हैं अगले ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह की जो रचना है उसका नाम है श्यामा स्वप्न तथा दूसरा नाम है प्रलाप, है ना। उसके बाद आते हैं जगन्नाथ प्रसाद भानु। अच्छा, जगन्नाथ प्रसाद भानु को छंद शास्त्री के नाम से भी जाना जाता है ना। तो याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाता है कि छंद शास्त्री कौन है तो आप क्या जाएंगे? कौन? जगन्नाथ प्रसाद भानु। इनकी दो रचनाएं हैं, एक आता है आपका काव्य प्रभाकर, दूसरा हो जाता है छंद प्रभाकर। हाँ, तो छंद से याद रखिएगा, ये छंद शास्त्री भी कहलाते हैं, ठीक। उसके बाद आते हैं माधवराव सप्रे जी, है ना। माधवराव सप्रे की एक फेमस कविता है, सॉरी एक फेमस रचना है जिसका नाम है एक टोकरी भर मिट्टी, है ना। ये हो गए। अब छत्तीसगढ़ के जो स्वप्न दृष्टा थे जिनका नाम था पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, इनकी रचनाएं कुछ पूरा हर एक, देखिए क्या है कि हम सभी रचनाओं को नहीं लिख रहे हैं, बल्कि कुछ कुछ रचनाएं जो लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम को लेके, तो उन्हीं रचनाओं को हम बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की जो रचना है उसमें पहला जो आता है वो है रसिक मित्र, है ना। याद रखिएगा, ये पहली रचना है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की, रसिक मित्र, ठीक है। उसके बाद अगला आता है कृष्ण जन्म स्थल। ये जो कृष्ण जन्म स्थल है ना, ये जो है पूर्णतः हस्तलिखित है ना, हस्तलिखित। याद रखिएगा, इनके द्वारा पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा पहली जो कृष्ण जन्म स्थली है उसको पूर्णतः हाथ से लिखा गया है ना। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़ी दान लीला, है ना। छत्तीसगढ़ी दान लीला जिनकी रचना है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की, इनकी ये छत्तीसगढ़ी जो दान लीला है इसे छत्तीसगढ़ का प्रबंध काव्य के नाम से भी जाना जाता है,
है ना। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का प्रबंध काव्य, है ना, छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रबंध काव्य के नाम से भी जाना जाता है छत्तीसगढ़ी दान लीला को। उसके बाद आते हैं हमारे पंडित लोचन प्रसाद पांडे, है ना। तो पंडित लोचन प्रसाद पांडे की एक रचना है जिसको बोला जाता है क्या, कुसुम माला, है ना। और दूसरा का नाम है कालीकल। एक और रचना है इनका कालीकल, है ना। ऐसा माना जाता है कि छत्तीसगढ़ी भाषा की यह पहली नाटक थी, है ना। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम नाटक, है ना, कालीकल को बोला जाता है, जो पंडित सुंदरलाल शर्मा की रचना है ना, पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी की रचना है ना। उसके बाद अगला आते हैं रामदयाल तिवारी, है ना, पंडित रामदयाल तिवारी जी। इनकी कुछ रचनाएं जैसे कि गांधी मीमांसा, इसमें जो पंडित रामदयाल तिवारी हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या, गांधी मीमांसा। ये गांधी मीमांसा जो है लगभग 850 पेजे में लिखी गई है ना। तो याद रखिएगा ये गांधी मीमांसा के बारे में यदि हम लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा कि इसकी जो पेज संख्या है ना, यानी कि पेज यदि संख्या देखते हैं तो हो जाता है 850 के करीब, है ना। और इसमें अध्याय हम देखते हैं, अध्याय तो ये होता है 36, है ना। तो गांधी मीमांसा में 36 अध्याय शामिल है, जबकि पेजों की संख्या 850 है। उसके बाद इनके अन्य रचनाएं आ जाता है हमारे नेता और स्वराज प्रश्नोत्तरी, ठीक है। उसके बाद अगले आते हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी, है ना, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक। इनकी दो रचनाएं, पहली रचना हो जाता है तारणी और दूसरा हो जाता है झलमला, है ना। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की एक रचना है तारिणी, जबकि दूसरी जो रचना है वो है झलमला, ठीक है। उसके बाद अगले व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है मुकुटधर पांडे, है ना, मुकुटधर पांडे जी। मुकुटधर पांडे को छायावाद के जनक कहा जाता है। अच्छा, छायावाद के जनक किसके द्वारा कहा गया, तो यही पद्मलाल पुन्नालाल जी बख्शी थे ना। इन लोगों ने देखा कि मुकुटधर पांडे जी ने एक बेहतरीन सी रचना की है जिसका नाम था कुर्री के प्रति, है ना। जब इस कुर्री के प्रति का अध्ययन किया गया तो पता चला कि ये प्रेम प्रसंग से कितने सुंदर तरीके से भरा हुआ है, जिसकी वजह से मुकुटधर पांडे जी को छायावाद के जनक कहा गया, है ना। उसके बाद अगले आते हैं बलदेव प्रसाद। तो बलदेव प्रसाद की दो मुख्य रचनाएं हैं, एक हो जाता है कौशल किशोर, दूसरा हो जाता है तुलसी दर्शन, है ना। तो अच्छा हाँ, मुकुटधर पांडे जी की एक और विशेष बात थी, हालांकि उसको लास्ट में हम बताएंगे। जो कालिदास जी की रचना थी ना मेघदूत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण भी इन्होंने ही किया था, मुकुटधर पांडे जी ने, है ना। चलिए अगला हमारा आता है किसमें, बलदेव जी हो गया था। उसके बाद आता है राजा चक्रधर, है ना। राजा चक्रधर क्योंकि आपको पता है कि ये रायगढ़ जिला के राजा थे, है ना। ये जो है प्रसिद्ध जो है तबला वादक भी थे और साथ में संगीतों पे अच्छे खासा पकड़ थे इनका, है ना। इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे आपका आ जाता है माया चक्र, दूसरा होता है रागमाला और तीसरा हो जाता है रत्नहार, है ना। इसके अलावा अन्य कई सारी रचनाएं हैं। हम पहले बोल चुके हैं कि कुछ ऐसे रचनाएं हैं जो एग्जाम को लेकर थोड़ा ठीक ठाक है ना, उनका वेटेज अच्छा है, जिसकी वजह से उनको यहाँ पर बताया जा रहा है। अगला व्यक्ति आते हैं द्वारिका प्रसाद तिवारी। इनकी दो रचनाएं हैं, कुछ का ही, है ना, ये नहीं है, कुछ का ही, जबकि दूसरा है सुराज गीत, है ना। द्वारिका प्रसाद की दो रचना कुछ का ही और सुराज गीत। उसके बाद आते हैं गजानन माधव मुक्ति बोध, है ना, गजानन माधव मुक्ति बोध। इनकी रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है, ठीक है। तो चांद का मुंह टेढ़ा, गजानन माधव मुक्ति बोध। उसके बाद आते हैं बस्तर के फेमस साहित्यकार जिनका नाम था लाला जगदलपुरिया, है ना। लाला जगदलपुरिया जो क्या थे कि भाई एक रचना की जिनका नाम था बस्तर लोकोक्ति और दूसरा का नाम था हल्बी कथाएं, है ना। तो इस चीज को याद रखिएगा, एक रचना लाला जगदलपुरिया का बस्तर लोकोक्तियां, दूसरा हो जाता है हल्बी लोक कथाएं, ठीक। तीसरा अगला नंबर आता है हरि ठाकुर का। हरि ठाकुर की कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि भौहों, छत्तीसगढ़ के रत्न और मुक्ति गीत, है ना। भौहों, छत्तीसगढ़ के रत्न और मुक्ति गीत। अच्छा, उनकी एक और फेमस रचना है जिसका नाम है अमर शहीद वीर नारायण सिंह, है ना। अमर शहीद वीर नारायण सिंह, ये अमर शहीद वीर नारायण सिंह जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम वीर रस के खंड काव्य है ना। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के
प्रथम वीर रस के, है ना, वीर रस के खंड काव्य। ठीक है, तो याद रखिएगा एक काव्य हमको मिला था पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के पास, जबकि दूसरा हमको खंड काव्य मिल गया किसके पास, हरि ठाकुर के पास, है ना। अगला व्यक्ति आते हैं, अरे इसके बारे में तो लिखे नहीं, चलिए आगे बता दे रहे हैं कि अगले आते हैं शेष शंकर प्रसाद। इनकी दो रचनाएं हैं, एक हो जाता है आपका पहला हो जाता है घरौंधा, है ना, पहला हो जाएगा घरौंधा, जबकि दूसरी रचना हो जाता है आपका रक्त बीज, है ना, रक्त बीज। ये दो प्रमुख रचनाएं हैं शेष शंकर प्रसाद जी का। उसके बाद अगला आते हैं नरेंद्र देव वर्मा। नरेंद्र देव वर्मा जी, अच्छा, इनकी रचना आपको पता होगा, अरपा पैरी के धार महानंदी है ना, तो यही है नरेंद्र देव वर्मा जी। इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं, एक आपका आ जाता है छत्तीसगढ़ का उद्विकास, छत्तीसगढ़ का उद्विकास। ठीक है, छत्तीसगढ़ का क्या हो गया, उद्विकास। एक किसका हो गया नरेंद्र देव वर्मा की, जबकि दूसरा होता है सुबह की तलाश, है ना, दूसरा हो जाएगा आपका सुबह की तलाश, सुबह की तलाश, है ना। ये दो प्रमुख रचनाएं हैं नरेंद्र देव वर्मा की, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है साहित्य एवं साहित्य का। चलिए इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए एक साइड को, है ना, तो अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिएगा। जो कुछ रिवीजन है, रिवीजन के फॉर्म में हम इसको बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज और बचा हुआ है, जिनमें से ये तो खाली पुरुष के बारे में लिखे, कुछ महिलाओं के बारे में भी बता दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यदि हम महिला कवित्री देखते हैं तो पहला आते हैं निरुपमा, डॉक्टर निरुपमा शर्मा, डॉक्टर निरुपमा शर्मा। ठीक है, डॉक्टर निरुपमा शर्मा, इनको जो है छत्तीसगढ़ की प्रथम कवित्री भी बोला जाता है ना। पहला हो जाएगा क्या, छत्तीसगढ़ की प्रथम कवित्री। ठीक है, दूसरा, अच्छा, इनकी जो रचना है, रचना दो प्रकार से है। एक रचना जो है, यदि हम रचना लिखते हैं ना, तो एक रचना हो जाएगा पतरेंगा। ठीक है, एक रचना हो जाएगा पतरेंगा, जबकि दूसरा हो जाएगा बूंदों की सागर, बूंदों सा सागर, है ना। एक हो जाएगा क्या, बूंदों सा सागर, जबकि दूसरा हो जाएगा क्या आपका, सॉरी, बूंदों से सागर बोलते हैं जी, बूंदों का सागर, माफ कीजिएगा, है ना, बूंदों का सागर, और दूसरा हो जाएगा पतरेगा। ठीक है, इसके बाद दूसरी जो आती है, हालांकि कई सारे जो है महिलाएं शामिल हैं इसमें, लेकिन क्या कर रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट है, उसी को बस हम बता दे रहे हैं। उसके बाद दूसरा आती है सुधा वर्मा, सुधा वर्मा, है ना। इनकी जो रचना है वो आता है आपका दुलारी, दुलारी, है ना। ये दो प्रमुख थे जिनको हमने बताया, है ना। बाकी एक्स्ट्रा मिलता है तो आप लोग पढ़ते रहिएगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, अच्छा, कुछ और बच गए थे उनके बारे में। केयूर भूषण, तीसरे नंबर पे आते हैं केयूर भूषण, है ना। केयूर भूषण की जो रचना है वो है कुल की मर्जाद, है ना, कुल की मर्जाद। उसके बाद आते हैं आपके चौथे नंबर पे हो जाएंगे आपका प्रद्युमन, प्रद्युमन श्रीवास्तव। ठीक है, प्रद्युमन, सॉरी, श्रीवास्तव तो आपको बुझ में आएगा जी, प्रद्युमन हो जाएगा सिंह, है ना, प्रद्युमन सिंह। इनका था रचना नागवंशी इतिहास, है ना, या नागवंश का इतिहास, ये इनकी रचना है। इसके बाद अगला जो चलते हैं, इसमें आ जाता है आपका क्या नाम है जो उसका, धानुलाल श्रीवास्तव, धानुलाल श्रीवास्तव, है ना। इन्हीं के चक्कर में हम इसको श्रीवास्तव लिख ले रहे थे ना, तो याद रखिएगा धानुलाल श्रीवास्तव। इनकी जो है एक फेमस रचना है
अष्टराज, है ना, अष्टराज अम्भोज। इनकी रचना कौन सा हो जाएगा? अष्टराज अम्भोज, है ना, अष्टराज अम्भोज। इस अष्टराज में क्या है? तो 8 जो है परगनों, परगना नहीं बोलेंगे, रियासत, है ना, 8 रियासतों का उल्लेख मिलता है ना। 8 रियासतों का उल्लेख भानुलाल श्रीवास्तव जी की रचना, क्या नाम है? अष्टराज अम्भोज में मिलता है ना। चलिए, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट में क्या आता है? चलिए पहला देख लेते हैं नोट करके, है ना। तो पहला आप लोग को पता है कि भाई क्या, कि महाभारत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण, है ना, महाभारत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण, ठीक है। महाभारत का यदि हम छत्तीसगढ़ी रूपांतरण देखते हैं तो वो आता है कौन? सबल सिंह चौहान, सबल सिंह चौहान, है ना, ये हो जाते हैं। दूसरा आपको पता है क्या बोलेंगे? छायावाद, है ना, छायावाद के जनक किनको बोला जाता है? तो मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे जी को छायावाद के जनक कहा जाता है ना। उसके बाद तीसरा, यदि एक इंग्लिश क्या बोला जाए, एक इंग्लिश रचना है जिसका नाम है कॉमेडी ऑफ इरर, है ना, कॉमेडी ऑफ इरर, इसकी एक रचना है, ठीक है, इसकी एक रचना होती है कॉमेडी ऑफ इरर, सन 1919, ये मान लेते हैं सन 1919 में एक रचना आया था इंग्लिश में, सॉरी सन 1919 में क्या किया गया था? इसको चेंज किया गया था ना, नाम क्या था? कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ इरर्स, ठीक है, कॉमेडी ऑफ इरर्स का छत्तीसगढ़ी में, ठीक है, छत्तीसगढ़ी में रूपांतरण, छत्तीसगढ़ी में रूपांतरण, है ना, रूपांतरण किस नाम से किया था? तो क्या था नाम? सोचिए, हट जा रहा दिमाग से। पुरुझुरु, है ना, क्या नाम था? पुरुझुरु, है ना। और ये जो करने मतलब चेंज करने वाले व्यक्ति थे, ये थे सुखलाल पांडे, डॉक्टर नहीं, सुखलाल पांडे ज्यादा अच्छा रहेगा, सुखलाल पांडे जी, है ना। इन्होंने क्या किया था कि जो कॉमेडी ऑफ इरर है ना, कॉमेडी ऑफ इरर का इन्होंने छत्तीसगढ़ी में रूपांतरण किया था, ठीक है। तो आज का क्लास मुझे लगता है कि आप लोग को पसंद आया होगा, है ना। तो ये सभी जो चीजें थी उसको आप लोग याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं, ध्यान से पढ़िए और अच्छे से एग्जाम देते रहिएगा। जय हिंद।